मैं किसी को नहीं मानता कि कौन भगवान नाक खून कान से कैसे पैदा होता है। तो लोग मुझे नास्तिक भी कहते हैं, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैं ना नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं केवल विचलित इसीलिए हूँ कि हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई पूछे कि कौन बॉडी डोनर, और मुझे नहीं पता कि वो स्थितियाँ क्या रहेगी जब जिस दिन मैं यहाँ से रुक सकूँगा, तो वो कंडीशनें क्या होंगी, कैसे होंगी, कैसे मेरी बॉडी जाएगी, क्या होगी। लेकिन एक पहल तो ऐसी होगी कि पानी में कंकड़ मारते हैं ना, लहरें तो जरूर बनेंगी कि मैं हिंदू धर्म के अनुसार मेरे को जलाया नहीं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट द रियल टॉक शो में, नए एपिसोड में। आज के हमारे खास मेहमान हैं पंडित विनेश अहिर, विचलित समाज सेवी। इनके नाम के पीछे का जो टाइटल है विचलित समाज सेवी, शायद यही एक वजह है कि इन्हें आज हमने अपने पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया है। हम आपके सामने भी ये बात लाना चाहते थे कि आखिर एक समाज सेवी विचलित कैसे हो सकता है। विनेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद राज जी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये रियल टॉक शो स्टार्ट किया है। तो इसमें आपने जो स्टार्ट किया है ये एक ऐसा है, मंच ऐसा है जिसमें आदमी के अपने अतीत को आप खंगाल के रख देते हैं। बाकी समाज सेवी आपने जो प्रश्न किया है विचलित समाज सेवी, तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं केवल विचलित इसीलिए हूँ कि हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, SC ST OBC का नाम भी लेते हैं, कुछ PDA भी बना दिया, किसी दल राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जिनकी लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं और मुझे भी लड़ते हुए 26 साल हो गई, और उन लोगों को यही पता नहीं है कि हमारी लड़ाई विनेश अहिर क्यों लड़ रहे हैं। दरअसल आपको अपना पूरा परिचय आप भी बताइए, क्योंकि आपके गांव का भी नाम कुआखेड़ा है। आगरा का एक ऐसा मशहूर गांव जिसमें आज भी एक अलग तरह की मान्यता है कि वहाँ दूध नहीं बिकता है। उस गांव की अपनी एक अलग पॉलिटिकल पहचान भी है। तो अपना गांव से ही अपना पूरा परिचय देते हुए अपनी बात कंटिन्यू। देखिए, मैं ताजमहल के बहुत नज़दीक हूँ राज जी। लगभग 3 किलोमीटर के लगभग गाँव है जहाँ JP होटल बिल्कुल बराबर में बॉर्डर पे बना हुआ है, और उस गाँव में आज तक दूध नहीं बिका। लगभग 300 साढ़े 300 साल हो गई। और उसके पीछे जब मैं बुजुर्गों के बीच में 70-80 साल के बुजुर्गों के बीच में बैठता था तो वो लोग भी बात करते थे, आज भी नहीं बिकता है दूध। तो वो लोग जब बात करते थे तो उन्होंने अलग अलग विचारधारा थी लोगों की। कुछ लोग ये कहते थे कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ अच्छा वो हो जाएगा, अंधविश्वास में थे। लेकिन कुछ लोग वास्तविक चीज़ बताते थे। वो चीज़ ये थी कि जब मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, उसके बाद में जब अंग्रेज आए उन्होंने भी हमें गुलामी बनाया था, इसमें नो डाउट। तो हमने ये सोचा कि हम अपना दूध खुद ही पिएंगे, खुद ही करेंगे, हम बेचेंगे नहीं। सारी दक्षता में हम इसको बिजनेस नहीं बनाएंगे, दूध का खेती कर लेंगे, बाड़ी कर लेंगे, आगरा नजदीक है, नौकरी कर लेंगे, लेकिन हम अपने दूध को दूसरे को पिला करके उसकी शक्ति नहीं बढ़ाएंगे। और उसकी शक्ति अगर बढ़ेगी तो वो हमसे तो लड़ेगा। और बलवान तो राजी, मैं आपको बताऊं, हमारे बगल में ही बढ़ाना गांव है, मुगाखेड़ा गांव है, और गढ़ी नवलिया भी है कुआखेड़े के अंदर ही गढ़ी नवलिया। और जब मैंने आज से 40-45 साल की बात पूर्व की बात कर रहा हूँ, मैं दंगलों में भी जाता था, तो पड़ोसी गांव वाले भी कुआखेड़े का नाम बुलवाते। ये बहुत बड़ी बात है। आप दूसरे मुगाखेड़े के हैं, आप दूसरे गाँव के हैं, और उस गाँव के पहलवान है तो कुआखेड़े के पहलवान, क्योंकि कुआखेड़े का नाम एक लैंडमार्क बन गया। तो आज भी दूध नहीं बिकता है। और उसमें मेरे हिसाब से तो मैंने तो कभी अपने गांव में किसी को टीबी का पेशेंट आज तक नहीं देखा। आप जिक्र कर रहे थे अपने पिताजी की उस समय की पकड़ का, लोगों के बीच की उपस्थिति का, तो आप शायद वहीं से, मुझे लगता है कि आपके अंदर ये समाज सेवी बनने का और एक लोगों की मदद करने का जो भावना थी वहीं से पैदा हुई। एक समाज सेवा का वो बुजुर्गों की देन है, और केवल मेरे पिताजी की देन नहीं है, मेरे क्षेत्र के 9-10 गांव के बुजुर्गों की देन है, सरपंच, हाँ, और भी लोग। मैं नाम लेना चाह रहा हूँ आपके चैनल से। मुकुट सिंह पहलवान हुआ करते थे वहाँ के, क्या बोलते समूह करके, तेज सिंह प्रधान, कृष्ण सिंह प्रधान,
और रघुवीर सिंह सरपंच बढ़ाने के हुआ करते थे, गजरा सिंह कभी जिंदा भी हैं, उनको सारी चीज़ें पता हैं। तो उनके बीच में मैं जब बैठता था तो उनकी सारी बातें, तो उसमें हुआ क्या था, एक घटना घटी थी, थोड़ा बचपन की बातें मैं आपको बताता हूँ। 10 साल की उम्र में राजी पड़ोसी गांव में मऊआ खेड़ा है, एकतरा, बिझामई, महल, इन गांव में 2-2, 2.5-2, 3-3 रुपए लेने जाता था लोगों से। मेरे पिताजी उनके मुकदमा लड़ते थे, वकील नहीं थे, लेकिन मुकदमा उनके लड़ते थे, सलाहकार थे, और उनसे एक पर्ची बना के देते थे कि चिरंजी लाल एकतरा पे वहां से 2.25 रुपए लेके आ गए, उनसे कह देना अगली डेट वो है। और वो जितने गरीब शोषित वर्ग के लोग थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अभी भी 60-70 साल के लोग हैं, उनको सब पता है, ये वीडियो भी वायरल होगा, मेरे गांव में भी पहुंचेगा ये। तो उनके पास में साइकिल लेके जाता था, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 50 पैसे एक, और हर एक संडे को, दूसरे संडे को, मतलब 15 दिन के अंदर मैं साइकिल लेके निकलता था। तो मेरे पिताजी भी समाज सेवी थे, गरीबों की, शोषितों की लड़ाइयाँ लड़ते थे। दबंग लोग उनकी खेती घेर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनके दूसरी तरह से। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से पंडित बीनेश अहीर की अपनी एक पहचान है विचलित समाज सेवी की, यहाँ एक वो होल बॉडी डोनर भी हैं। उन्होंने अपना शरीर उस समय के समय दान किया जब लोग रक्तदान करने से भी घबराते थे। तो ये बात हम आपसे जानना चाहेंगे बीनेश जी, ये आपके सामने कैसे बात आई थी कि आप अपनी बॉडी भी दान कर सकते हैं, और इस बॉडी पर क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको लगा कि नहीं, मुझे इसके लिए आ गया? राजी, ये दिल में विश्वास होता है ना, मेरा केवल एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, खास करके अपने गांव या आगरा को, पहले मैं आगरा की बात करूंगा, प्रदेश और बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये चाहता हूँ कि टॉप 5 में मेरी गिनती हो, मेरे यहाँ से रुखसत होने के बाद। हाँ, ये अभी तो जान रहे हैं, जितने जान रहे हैं, अब आपने भी चैनल बुला लिया और भी जैसे भी है, लेकिन जाने के बाद में जो युवा पीढ़ी है वो सिंबल दे कि इस गांव के अंदर एक ऐसा भी व्यक्ति था। मैं उस गांव का हूँ, कोई पूछे कि कौन बॉडी डोनर, और मुझे नहीं पता कि वो स्थितियाँ क्या रहेगी जब जिस दिन मैं यहाँ से रुखसत होऊंगा, तो वो कंडीशनें क्या होंगी, कैसे होंगी, कैसे मेरी बॉडी जाएगी, क्या होगी। लेकिन एक पहल तो ऐसी होगी, पानी में कंकड़ मारते हैं ना, लहरें तो जरूर बनेगी कि मैं हिंदू धर्म के अनुसार मेरे को जलाया नहीं। कई बार आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं कि आप पॉलिटिकल लोगों पर कटाक्ष करते हैं, सामाजिक संगठन के लोगों पर कटाक्ष करते हैं, तो एक आलोचक के तौर पर भी आपको देखा जाता है। तो ये आलोचना है या आपके अंदर कोई इस बात की कोई कई बार ये कहते हैं लोग कि इनको पद नहीं मिला या इनको ये मौका नहीं मिला, इसलिए ये ऐसा लिखते रहे होंगे। तो क्या वजह रहती है कि आप लिखने के लिए मजबूर होते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं या अपनी उत्तेजना है उसको व्यक्त करना चाहते हैं? इसको स्पष्ट करिए आज हमारे इस प्लेटफॉर्म। राजी, मैं एक अच्छी बात आपको बता दूं सबसे पहले कि मेरी कभी कोई जिज्ञासा पॉलिटिक्स करने की नहीं थी, कभी नहीं रही। अगर मेरी जिज्ञासा रहती तो 90 में मैं घर छोड़ करके 2001 में वापस आया था जॉब करने के बाद में, वो ये पीरियड था। और अब भी जो आलोचक होता है, जो वास्तव में सच्चा आलोचक होता है, वो किसी पॉलिटिक्स पार्टी में शामिल हो ही नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वो अपनी कलम नहीं रोक सकता है। और रही बात पार्टी पॉलिटिक्स की, पार्टी के किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो रहे हो, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हो, चाहे जेपी नड्डा जी रहे हो, चाहे राहुल गांधी कोई भी रहे हो, वो भगवान नहीं है, गलतियां तो वो करते हैं। और जब गलतियां करते हैं तो पंडित बीनेश अहीर उन पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। अब मैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाऊं, मुझे क्यों पार्टी में लेंगे? अगर वो मुझे पार्टी में लेंगे तो मुझे पता है कि किसी भी पार्टी के अंदर मैं 6 महीने से ज्यादा रह ही नहीं सकता हूँ। तो गलतियां तो होंगी, और गलतियां होंगी, मेरी कलम चलेगी, मेरी जबान चलेगी, मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। तो मैंने कभी आवेदन भी नहीं किया। आप ही, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं पार्टी का किसी का बंधुआ मजदूर बन के रहूँ, उनकी जबरदस्ती मैं हाँ करूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। हालांकि कई बार ऐसा नहीं है, अखिलेश जी ने मौका भी दिया है, बाहर प्रदेशों में प्रचार प्रसार के लिए मौका दिया था। और मैं अभी आपको बताऊं, नवंबर की बात है, 2018 नवंबर की, तो 27 नवंबर को चुनाव थे एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के 3 प्रदेश के। तो अखिलेश जी ने मुझे परसवाड़ा, बालाघाट और कटंगी 3 विधानसभाएं दी थी। मैं 22 दिन रहा था वहाँ पे।
और उन्हीं के खर्चे वर्चे पर आता आपके चैनल के थ्रू। ऐसा नहीं है कि मैं जब मौका लग जाए तो आप चूकते नहीं अखिलेश यादव को भी कमेंट करने में, उनको भी आलोचना आप करते ही हैं। आपको यादव महासभा से भी पीड़ा रहती है। कई बार आपकी पोस्ट आती है और लोग आपसे बात भी करना चाहते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो आपका ये मतलब लगाव है यादव महासभा से, या क्या कहना चाहते हैं आप उसमें? कई बार पदाधिकारियों पे ही बोल देते हैं, स्थानीय स्तर के, कई बार आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ही बोल देते हैं कि उदय प्रताप जी कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। चाहते क्या हैं आप? देखिए राजीव, मैंने एक प्रश्न उठाया था उदय प्रताप जी पे, और उनकी उम्र भी 90 से ऊपर है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि कोई युवा, या युवा नहीं 60 साल का या 50 साल का कोई नई एनर्जी लेके आए तो कुछ नया तो करेगा। आप कुंडली मार के जो बैठे हुए, सपोज दैट आप कल हमारे बीच से रुखसत हो जाते हो, तो फिर अचानक हम कहाँ से अध्यक्ष लेके आएंगे भाई? विनेश जी, यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप अलग अलग राज्यों की यात्रा पर थे, यादव सेना के साथ आप नेतृत्व कर रहे थे अलग अलग राज्यों का, तो कुछ ऐसी घटनाक्रम हो जिन्हें आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? आपको लगता था कि यहाँ अन्याय हो रहा है और वहाँ जाना चाहिए, जानना चाहिए समस्या? राजी, प्रदेश की बात करें तो एक्चुअली मैं उस टाइम जब मैं यादव सेना में था, प्रदेश महासचिव से MP छत्तीसगढ़ का राजस्थान का प्रभारी था, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर। तो वहाँ पे एक दिन मैं रुका और गांव में मैंने पूरे गांव में अदर पर्सनों से, पड़ोसी गांव में भी गया और मैंने पूछा वहाँ जा करके, तो लोगों ने किसी ने उसे गलत नहीं बताया। तब मुझे पता लगी कि उनके पिताजी जो ब्लाइंड थे, दोनों आंखें नहीं थी उनकी। उसी बीच में उदय प्रताप जी ने घोषणा कर दी थी यादव महासभा की कि हम इस बार दीपावली नहीं मनाएंगे। अक्टूबर का महीना था, तो दीपावली मनाए तो मेरे एक विचार में और आई। उस टाइम लौट के आ गया। फिर दीपावली वाले दिन फिर पहुंचा मैं, दीपावली वाले दिन तो उनके घर में ही मैंने दीपावली नहीं मनाई थी। रात भर हम और पुष्पेंद्र के पिताजी और उनके बड़े भाई अज्ञानी प्रताप वेदना में रात भर हम बात करते रहे। तो उन्होंने सारी बातें बताई। उनकी जो पीड़ा सुनने के बाद और परिवार को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फर्जी नहीं। और रही बात सरकारों के ऊपर सवाल करने के लिए और उसके लिए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि काश ये ऊपर हमारे आका जो बैठे हुए हैं सरकार के अंदर, या जो भी पुलिस फोर्स में जो आला अधिकारी हैं, जब एक ब्लाइंड पिताजी अपने बच्चे को केवल टटोर सकता है, ऐसे करके देख नहीं सकता, महसूस कर सकता है, और युवा लड़का जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई, तो क्या बीती होगी? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मानवता है। लगा कि मतलब यहाँ अन्याय हुआ है और आप इस प्रकार की और कई सारी घटनाएं जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखती हैं, जहां आपने आवाज़ उठाई है, उनका यदि आप जिक्र करें हमारे दर्शकों के साथ में, तो कुछ और घटनाएं? हाँ जी, एक राजा भैया का मैंने काफी नाम सुना था 2007-8 में, और कंकाल तंत्र मिले हैं, खुदाई चल रही है। उनके पिताजी थे, वो भी जेल में, मायावती जी ने जो भी किया, तो काफी हम पेपर वगैरह पढ़ते रहते थे, क्योंकि समाज से भी काफी उम्र हो गई मेरी भी, तो उसको भी मेरे देखने की जिज्ञासा थी। तो उसमें राजी मुझे एक मौका मिला। पट्टी जो प्रतापगढ़ के राजा भैया का इलाका है, वहाँ पे सभापति उनका नाम था और 5 बार के ब्लॉक प्रमुख थे। उनका यदुवंश द्वार बना हुआ था, उसको तोड़ने, सभापति उनका खुद का नाम है और 6 भाई हैं वो, तो उनका यदुवंश द्वार था जिसमें श्री कृष्ण जी की मूर्ति लगी थी, बड़ी भव्य मूर्ति थी। तो केवल वो कसक रही थी राजा भैया जी को और मंत्री मोती सिंह, तो उसको तुड़वाने के लिए जमीन वैसी बता दी कि घिरी हुई जमीन है, जो भी है वो बताया। अब हाँ, अवैध निर्माण नहीं था, लेकिन सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, द्वेषपूर्ण वो तोड़ दिया गया। हमारे जाने के बाद में भी तोड़ा था। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे वास्तव में यदुवंश, वैसे मैं थोड़ा सा इसमें भी बता दूं कि मैं कृष्ण जी को इसलिए प्यार करता हूँ कि वो मेरे वंश, ऐसा पूरी दुनिया कहती है राज्य, तो मैंने भी मान लिया मेरे वंशज है। तो कृष्ण जी की मूर्ति को यदुवंश द्वार से इतनी नफरत है
कृष्ण जी जैसे मैं पैदा हुआ हूँ अपने माता पिता से, ऐसे वासुदेव थे, देवकी थी, तो उनसे वास्तविक था। बाकी तो मैं किसी को नहीं मानता कि कौन भगवान नाक खून कान से कैसे पैदा होता है। लोग मुझे नास्तिक भी कहते हैं, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैं न नास्तिक हूँ, न आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। वास्तविकता को मानता हूँ। जो चीज़ मुझे हजम होती है, मुझे लगता है ये चीज़ ऐसे है तो है। हाँ, क्रिया को जानना चाहते हैं। ये नहीं किसी ने मुझसे कह दिया कि वो ऐसे करके फ्रूट खा के और बच्चे पैदा हो गए, तो भाई मैं साइंस का पढ़ा हुआ आदमी हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। अभी इस जन्माष्टमी पे जो फिर से बन गया तो इतनी खुशी मिली है। सभापति जी बुला रहे हैं कि आप वो पहले पर्सन व्यक्ति थे जो मेरे दरवाजे पे, तो मेरे रिश्तेदार भी मेरे घर पे नहीं आ रहे थे डर की वजह से। उस टाइम हम पहुंचे जैसा। तो आप ये समझिए, या तो सरफरा कह दो या क्या। राजीव भरत यादव का मर्डर हुआ था, चाकू से एक मुस्लिम ने मारा था मथुरा के अंदर, और 6 दिन तक उनकी FIR भी लॉन्च नहीं हुई थी। हमें जब पता लगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव सेना के उनको हमने साथ लिया, और 10वें दिन जा करके कलेक्टर के DM साहब के यहाँ, उनके यहाँ, सबके यहाँ मेहनत की, और कई जगह तो हम गिड़गिड़ाए भी अपनी जाति को लेकर के या अपने भाई को लेकर किसी भी तरह से FIR दर्ज कर लो। बड़ी मुश्किल से 11वें दिन FIR दर्ज हुई थी। वहाँ पे भी हमें न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा, और जो समाज सेवा का जहाँ भी मौका मिलता है वहीं जाते हैं। हमारी केवल एक ही जिज्ञासा है कि अपनी समाज में, किसी भी समाज के, किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो वास्तव में अगर किसी परेशानी में है या उसे अननेसेसरी कोई दबा रहा है, तो बीने शहीद की भी चलता तो रहेगी। बीने शहीद तो कलम चलाएंगे अपनी। खैर, आपने बड़े स्पष्ट ढंग से अपनी बेबाकी से हमारे साथ अपनी बात रखी, उसके लिए आपको शुक्रिया। और आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद। धन्यवाद राजी, आपको भी धन्यवाद। आपके चैनल के थ्रू कम से कम मेरी बात कहीं दूर तक जाएगी, तो फिर आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। रियल टॉक शो में कम से कम मुझे इतना तो पता है कि आप अंदर तक अतीत को कुदेर के फेंक देते हो जब प्रश्न दागते हो। तो राजी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये आप सुन रहे थे हमारे साथ इस पॉडकास्ट में विचलित समाज सेवी पंडित बीनेश अहीर। कई बार लोग इनके नाम से भी चौंक जाते हैं, लेकिन सत्ता यही है, जो ज्ञानी है वही पंडित है। और आप अपने ज्ञान के रास्ते से अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो कई बार जब लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो इनका ये विचलन निकल आता है, और शायद इसीलिए इनके नाम के पीछे विचलित समाज सेवी लिखा है। सेवा की भावना है, लेकिन जब उसे लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो एक विचलन पैदा हो जाता है। इसी तरह की पर्सनैलिटी हमारे कार्यक्रम का लगातार हिस्सा रहेंगी। हमारी कोशिश है कि लोग जो वास्तविक तौर पर अपनी ज़िंदगी को जिस ढंग से जी रहे हैं और सामाजिक तौर पर वो हिस्सा हैं, यदि आपकी ज़िंदगी में वो किसी तरह की चेतना ला सकते हैं तो वो चेतना आए। यही प्रयास के साथ हम अपने कार्यक्रम का, अपने एपिसोड का उन्हें हिस्सा बनाते हैं। आगे भी आपको इसी तरह की पर्सनैलिटी मिलेंगी। बने रहिए हमारे साथ। ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।